अस्सलाम वालेकुम। रिवीजन क्लासेस शुरू कर रहे हैं भाई। रिवीजन क्लास आज है हमारी 1। रिवीजन क्लास में इसको नाम दूंगा रिवीजन क्लास 1। हमारा सब्जेक्ट मैटर ये नहीं कि एजेंडा हमारा क्या होगा इसमें, चैप्टर 4, और इसका टाइटल क्या है भाई? फर्म्स इक्विलिब्रियम नहीं, फर्म्स थ्योरी के नोट्स आपके पास अवेलेबल है ना? ठीक है, 4 लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करेंगे। आज का एजेंडा मैंने आपके साथ शेयर किया कि पहले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे हम 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव LO1 जो कि है क्या, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसको डिस्कस करेंगे। और आपको पता है इससे पहले जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने डिस्कस करना है। और उसके बाद LO2 हमारा कौन सा है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ये 2 हमने आज पढ़ने हैं। ये चूँकि रिवीजन लेक्चर है सो इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी तेज़ हो सकती है, स्पीड अप थोड़े से होंगे कॉन्सेप्ट, लेकिन इसमें मैं चीज़ें सारी डिस्कस करूँगा, कोई चीज़ मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये होगा कि जैसे रेगुलर क्लासों में 4-5 एग्जांपल देता था, हो सकता है यहाँ पे 5 एग्जांपल ही दूँ मैं, लेकिन स्पीड अप करके दूंगा। और या फिर वो मैं टाइम देखूँगा और आपकी इनपुट भी कि कैसे आप इसको पिक करते हैं और आपको वो पुरानी बातें याद है या नहीं, तो मैं फिर 2 एग्जांपल के साथ भी आगे चल सकता हूँ। चलें जी, फिर प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन पहले डिस्कस करते हैं। जल्दी से बैठे, शाबाश, जल्दी हैं मोहतरम, बैठे। जैसे कि चैप्टर 2 में हमने पहले पढ़ा, क्या चैप्टर 2 में क्या पढ़ा था? इलास्टिसिटी नहीं, डिमांड और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई। उसके बाद फिर हम गए उसकी इक्विलिब्रियम की तरफ। इसी तरह चैप्टर 4 में हम डिस्कस करेंगे फर्म्स इक्विलिब्रियम। लेकिन फर्म इक्विलिब्रियम के लिए जो जैसे हमने चैप्टर 2 में मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए पहले डिमांड का कॉन्सेप्ट सीखा, उसके बाद फिर सप्लाई का कॉन्सेप्ट सीखा, उसके बाद फिर दोनों को मिलाया हमने मार्केट इक्विलिब्रियम को डिटरमिन करना सीखा। इसी तरह हम फर्म इक्विलिब्रियम के लिए कौन सी चीज़ें पहले ज़रूरी है वो सीखें और फिर जाके हम फर्म इक्विलिब्रियम सीखेंगे। ठीक है, हमने क्या करना है इस चैप्टर में, फर्म इक्विलिब्रियम को, बेसिकली हमारा जो चैप्टर है इसमें हम फर्म इक्विलिब्रियम देखेंगे और उससे रिलेटेड यानी कि इन चीज़ों से फर्म इक्विलिब्रियम बनती है, तो प्री कंडीशंस या प्री कॉन्सेप्ट जो है वो भी हमने डिस्कस करना है। अच्छा, आपसे मैं अगर एक एग्जांपल पूछूं, बल्कि आप फॉर एग्जांपल एक फार्मर हैं, इस चैप्टर में आपने प्रोड्यूसर के जूते पहनने, फर्म के जूते पहनने, पहन लिए, तैयार हैं? पूछूं आपसे, आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर आपसे कोई कहे सर आप क्या कर रहे हैं, तो आप कहें सर मैं बिजनेस कर रहा हूँ। आप फार्मर हैं, फॉर एग्जांपल आप एप्पल के बिजनेस कर रहे हैं, आपकी ज़मीनें हैं और आप एप्पल जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बताएं मैक्सिमम प्रॉफिट आप कब अर्न कर रहे होंगे? जब नहीं जब आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। आप कहें सर जब मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, जब मेरा रेवेन्यू ज़्यादा होगा। ठीक है, ऐसी है जब आपका प्रॉफिट, चूंकि अभी आपको नहीं पता, आपका प्रॉफिट ज़्यादा है, मैं कहता हूँ ठीक है, आपका जब प्रॉफिट ज़्यादा सर आप खुश। और एक बात और सर, आपके मैं कहूँ कि ये तो ठीक है कि जब प्रॉफिट ज़्यादा तो आप ज़्यादा अर्न कर रहे होंगे, आपका प्रॉफिट ज़्यादा, आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ प्रॉफिट ही वो चीज़ है या कुछ और फैक्टर्स भी हैं? ये भी तो हो सकता है कि आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो तो फिर आपका प्रॉफिट ज़्यादा नहीं आ सकता। आप कहें सर अगर कॉस्ट भी मेरी मिनिमम हो ना तब भी मैं ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ, यानी या तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो
रेवेन्यू ज़्यादा हो या मेरी कॉस्ट कम हो तो मैं ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्रॉफिट ज़्यादा या कॉस्ट कम। कॉस्ट कम हमेशा क्या ऐसे ही होगा? ऐसे होगा। या आप ये चाहेंगे कि सर मेरे पास तो जो है वो 1 एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन है, मैं प्रॉफिट जो अर्न कर रहा हूँ वो है 2 मिलियन, कॉस्ट यानी टोटल मेरी नेट मेरा जो प्रॉफिट है वो 2 मिलियन है। तो मैं आपसे कहूँ आप ऐसा करें कि अगर आज आपकी कॉस्ट बढ़ जाए तो क्या करेंगे? आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये 2 फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से हम प्रॉफिट डिटरमिन कर सकते हैं। मैं कहूँगा, मैं एक मशवरा दूँ, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ। अकाउंटिंग की क्लास में तो ये बात ठीक है, अकाउंटिंग की क्लास में तो ये बात ठीक है, वहाँ पे आप यही पढ़ते हैं भाई रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। सर ये लें प्रॉफिट, इतना मैंने प्रॉफिट अर्न किया, इतना आपने प्रॉफिट अर्न किया। मैं कहता हूँ आप ऐसा करें, आपको अगर मिनिमम इनपुट पे ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा आउटपुट मिले तो मुझे बताएं आप को फ़ायदा होगा इसका, इसका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल आप पहले जो है वो 5 kg सीड्स ले रहे थे प्रोडक्शन के लिए और आपकी प्रोडक्शन कितनी हो रही थी? 1 टन ये प्रोडक्शन हो रही थी। अब मैं कहूँ कि 5 kg इनपुट पे, या इसको हम रिड्यूस करते हैं कि इनपुट कम 4 kg पे 1 टन प्रोडक्शन हो, तो कौन सा प्रॉफिटेबल है? 4 kg वाला प्रॉफिटेबल है। हाँ जी, इकोनॉमिक्स में जो हम डिस्कस कर रहे होंगे वो ये चीज़ होगी कि हम इनपुट को देखेंगे, हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को देखेंगे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने सीखे, कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है? 4। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये 4 चीज़ें हैं। ये चीज़ें मिला के उससे बनता क्या है? आउटपुट बनता है, या आउटपुट को हमने दूसरा नाम दिया था प्रोडक्शन, और इनपुट को हम क्या नाम देते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलके क्या बनता, क्या है? प्रोडक्शन बनता है। अच्छा, अब अगर ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम हो, इनपुट कम हो और आपकी प्रोडक्शन, तो प्रॉफिटेबल है। ये बात तो समझ आ गई सर, लेकिन इसको कैसे गलत साबित करेंगे? इसको मैं ऐसे गलत साबित करूँगा, आपने सीट परचेज की है, कल को इसकी प्राइस कम हो गई, प्रोडक्शन की प्राइस कल यहाँ से जो प्रोडक्शन की आपने, कल को उसकी प्राइस कम हो गई, यानी कल को जो सेल प्राइस है, जो आपका रेवेन्यू है वो कम हो गया। तो जब रेवेन्यू कम होगा तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो ये बेहतर है या आपको ये बेहतर लग रहा है? ये आपको बेहतर लग रहा है ना, कि हम कम चीज़ें डालेंगे लेकिन जो निकलेगा वो ज़्यादा हो जाएगा। कम टाइम में इकोनॉमिक्स को 1 घंटा देंगे लेकिन आप 2 चैप्टर उसमें कर रहे हैं, 2 चैप्टर कर लेते, रिवाइज कर रहे हैं ना आप, रिवाइज कर लें तो रिवीजन जो है वो, जैसे ये 4 क्लास में आप पूरा चैप्टर 4 कर रहे हैं, वैसे तो हमने रेगुलर क्लासेस में 15 क्लासेस में इसको किया, और यहाँ पे अभी जो है वो आप 4 क्लासेस में इसको देख रहे हैं। तो बताएं प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अच्छा, इस आउटपुट को आप इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज करेंगे? इनपुट को इंक्रीज करके, इनपुट को इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट इंक्रीज होगा, ऐसा है ना? बिल्कुल ठीक है। लेट सपोज मेरे पास जो पहले इनपुट है वो है 10 यूनिट, या मैं 10 यूनिट से इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, इनपुट को, इनिशियल इनपुट को 10 यूनिट से इंक्रीज कर रहा हूँ, आउटपुट कितने से बढ़ेगी? 10 यूनिट से आउटपुट भी बढ़ेगी,
ऐसे ही होना चाहिए ना। ये कॉन्सेप्ट है मैथ का। इससे पहले भी हम मैथ को गलत कर चुके हैं, इकोनॉमिक्स में गलत साबित कर चुके हैं कि मैथ जो है वो यहाँ पे नहीं चलती। ये अकाउंटिंग वाले क्या कहते हैं, 10 से इंक्रीज़ करेंगे तो प्रोडक्टिविटी भी 10 से बढ़ेगी, 50 से इंक्रीज़ करेंगे तो प्रोडक्टिविटी भी 50 से बढ़ेगी। वो तो ये कहते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं सर ऐसे होता है इकोनॉमिक्स में 1 + 1, एक और एक क्या होता है, एक और एक 11 होता है। हम कहते हैं सर इकोनॉमिक्स में ये चीज़ नहीं है, इकोनॉमिक्स में प्रोडक्टिविटी है, इकोनॉमिक्स में प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे 1 + 1 2 नहीं होता। मैथ वाले कहते हैं 1 + 1 = 2, हम कहते हैं एक और एक 11। कैसे? क्लास में मैंने एग्जांपल दी थी कि ये रूम है, इसको पेंट करना है। एक बंदा होगा तो कितने दिन में ये रूम पेंट हो जाएगा? अज्यूमिंग 10 दिन में, 10 दिन में। लेकिन जब एक और बंदे को साथ मिलाएंगे, अब बताएं कितने दिन में होना चाहिए? 5 दिन में होना चाहिए, लेकिन ये कहता है कि नहीं 5 नहीं 4 दिन में होगा। बस आप कहें कि सर डिवाइड करो उसको, वो कहता है नहीं 4 दिन में। इकोनॉमिक्स ये कह रही 4 दिन में ये रूम पूरा पेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? कि जब फैक्टर प्रोडक्शन को हमने ऐड किया तो क्या हुआ? प्रोडक्टिविटी इनिशियली प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ गई। आउटपुट को हम बढ़ा रहे हैं, आउटपुट प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन बढ़ी है ना। चलें, कोई कह दें 111 या कोई कह दें 22, नहीं ये लें 5। कंबाइन स्टडी किया कभी आपने? हॉस्टल में आप कंबाइन स्टडी करते हैं, आप और आपका दोस्त जब बैठे होते हैं, आप और आपका दोस्त बैठे होते हैं तो प्रोडक्टिविटी हाई होती है, प्रोडक्टिविटी हाई होती है। इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज तो आप ऐसे कर रहे होते हैं, उसके बाद फिर जो 1 घंटे का काम होता है 15 मिनट में पड़का देते हैं। इसी तरह अकाउंटिंग के भी सवाल हैं, आप कहीं पे फंस गए तो आपके दोस्त ने बता दिया, यहाँ पे तो ऐसे होना था, यहाँ पे तो सर ने ऐसे बताया था कि इसको ऐसे नहीं इस फॉर्मूले से करना है, इसको इस फॉर्मूले से करना है, जल्दी हो जाता है, प्रोडक्टिविटी आप लोगों की। लेकिन जब आपका दूसरा दोस्त, तीसरा दोस्त, चौथा, ये पूरी रो उधर आके बैठ जाती है, यार इसमें सर ने क्या बताया था, याद तुझे पता है कॉलेज वालों ने इफ्तारी कराई है, या जो है वो ये डिनर का प्लान है, क्या पहनना है भैया आपने, यार मेरे पास तो सूट नहीं है, चलें चाय पी लेते हैं। बस इस तरह होगा। उसके बाद फिर कंबाइंड स्टडी नहीं होती, बाकी सारा कुछ हो जाता है, स्टडी रह जाती है, तो प्रोडक्टिविटी कम हो गई। अगर सवाल कोई होते भी है ना तो वो कोई 2-4 सवाल आपके 5 सवाल हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जितने हमने फैक्टर प्रोडक्शन और ऐड किए, जितने ज़्यादा करेंगे प्रोडक्टिविटी उसकी कम हो रही है। 2 बंदे थे तो रूम 4 दिन में पेंट हो रहा था, अब हमने उस रूम में 10 बंदे लगा दिए। अब 10 बंदे, एक इधर लगा हुआ है, इधर पेंट कर रहा है, दूसरा उधर से खराब कर रहा है, ये नहीं कि किसी एक का खराब हो गया, अब वो कहेगा यार अब मैं तेरा भी ठीक करूंगा। तो इसी तरह कहीं और लगा हुआ है। जब अकेला एक बंदा था तो 10 दिन लग रहे थे, पेंट खुद बनाना भी है फिर जाके करना भी है। दूसरा बंदा आ गया, देखें कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। जो जिस काम में स्पेशलिस्ट था वो वही काम उसने पकड़ लिया, पेंट करने वाला सिर्फ पेंट कर रहा है, बना नहीं रहा। दूसरा बनाने में माहिर है, वो बना के दे रहा है, अब उसको नीचे उतरने की जरूरत है नहीं, जल्दी हो जाएगा काम, जल्दी। अगर आप उसमें बातें करेंगे भी तो कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा। लेकिन जब ज़्यादा हो गए, 10 बंदे मैंने लगा दिए, यार ये तू करना, ये तो तेरा काम था यार, थक गया यार, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, आप करो, चल यार कोई नहीं करते हैं। 10 बंदे एक साथ लगेंगे तो काम हो जाएगा। 10 बंदे एक साथ लगते हैं, एक के ऊपर जो है वो थोड़ा सा पेंट गिर जाता है, वो पूरी बाल्टी उठा के दूसरे के, वो लड़ाई शुरू हो जाती है, फिर खामखा फिर काम रह जाता है और लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। तो यहाँ पे जितनी हम इसको इनपुट को इंक्रीज करेंगे तो मसला होगा, प्रोडक्टिविटी उतनी बढ़ेगी लेकिन उतनी नहीं बढ़ेगी। और एक वक्त ऐसे आएगा कि जब हमने उससे भी ज़्यादा बंदे कर दिए तो फिर 2 टीमें बन गई, फिर कहते हैं बाहर आओ। तो क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ही, ये नहीं हमारा रूम पेंट नहीं होगा, हम फिर हाँ जी हॉस्पिटल में जाके उनका इलाज करवाएंगे।
तो इनिशियली जब आप इनपुट को ऐड करते हैं तो क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। एडिशनल इनपुट को और ऐड करेंगे तो हो सकता है इंक्रीज हो, लेकिन ज्यादा करेंगे तो प्रोडक्टिविटी हो सकता है कि डिक्रीज हो, लेकिन अगर एक पॉइंट पे उससे ज्यादा करेंगे तो प्रोडक्टिविटी आपकी नेगेटिव में भी जा सकती है, तो आउटपुट को हम इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? हमने कोशिश की कि हम आउटपुट को इंक्रीज करें, लेकिन आपने इसके 3 बिहेवियर देखे कि कभी ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, कभी ये प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है, और कभी ये नेगेटिव में चली जाती है। क्या शॉर्ट टर्म में आप इस प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं? ये हम 1 स्टेप आगे गए, लेकिन अब मैं वापस इधर आ रहा हूं ताकि दोनों को समराइज करूं। देखिए मैं कैसे सम अप करता हूं इसको। फैक्टर प्रोडक्शन कितने हैं? 4। आप जो है वो फार्मर हैं और आप एप्पल की प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपके पास जमीन है 1 एकड़ की, आपके पास 1 एकड़ की जमीन है। मैं आपसे पहले पूछूं सर आप कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप कहते हैं 1 टन। मैं कहा सर प्रोडक्शन डबल कर दें, सर प्रोडक्शन डबल कर दें, सर आउटपुट बढ़ा दें। आपने कहा हाँ मैं देखता हूं। आपने सोचा, आप चले गए, आपने कहा मेरे पास 1 एकड़ जमीन है और वो सारा कुछ सारा मैं जो है वो फुली अगर यूटिलाइज भी करूं तब भी मैं 1 टन कर रहा हूं, मैं क्या करूं, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। आपने कहा सर आप ऐसा करें, पहले आपने सोचा, मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता, आपने कहा नहीं हो सकता, मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता, आपने कहा सर मैं कैसे करूं, क्या उसकी डबल स्टोरी बना लूं लैंड की, कि ऊपर भी कास्ट करूं और नीचे जो है वो भी प्रोडक्शन शुरू करूं, तो डबल स्टोरी पॉसिबल नहीं है। आपने कहा सर आप ऐसा करें फिर मुझे 5 साल दे दें, मेरे साथ जो ये बैठा हुआ है ना, इस साथ वाली ज़मीन इसकी है, आप मुझे 5 साल दे दें, मैं पैसे जमा कर रहा हूँ, इकट्ठे करूँगा तो ये इनसे ज़मीन खरीद लूँगा मैं। 5 साल बाद जो है वो मैं ये प्रोडक्शन डबल कर सकता हूँ। कर सकते कि नहीं कर सकते? इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्ट रन में ये प्रोडक्शन हो सकता है पॉसिबल ना हो सकता है पॉसिबल ना, और लॉन्ग रन में पॉसिबल है। इसका मतलब यह है कि शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड होंगी और कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं, जबकि लॉन्ग रन में हम इसके लैंड को अगर चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अब वेरिएबल हो गए। फैक्टर प्रोडक्शन है कितने? इंटरप्राइज, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। लैंड फिक्स्ड है वेरिएबल है, शॉर्ट रन में फिक्स्ड है वेरिएबल है, और लॉन्ग रन में वेरिएबल। बिल्कुल इसको इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज कैसे करेंगे? 7 वाली लैंड खरीद के। लेबर वेरिएबल, कैपिटल फिक्स है, शॉर्ट रन में फिक्स है। कैसे सर? एक ही ट्रैक्टर है और मेरा काम चल जाता है। सर मैंने कहा नहीं, आप आउटपुट बढ़ाएं, आप सर प्रोडक्शन बढ़ाएं। आपने कहा ठीक है मैं प्रोडक्शन बढ़ाता हूं, मैं एक के बजाय 2 ट्रैक्टर कर लेता हूं। और भाई लैंड तो उतनी ही है ना। आपने कहा सर आप ऐसे करें, इनपुट बढ़ाएं। मैंने कहा ठीक है, पहले 5 बंदे ये पेंट कर रहे थे, अब मैंने 20 बंदे लगा दिए, कमरा तो वही है, कमरा तो उतना ही है, कमरा तो नहीं बढ़ा हुआ। ऐसा ही है ना, कमरा तो नहीं बढ़ा हुआ, अब 20 बंदे भी वही कमरा करेंगे। तो ये फिक्स है। और लॉन्ग रन में वेरिएबल कह सकते हैं इसको। और एंटरप्राइज फिक्स्ड वेरिएबल के चक्कर में चलो नहीं पड़ते। अच्छा मुझे बताएं, क्या मैं सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फिक्स कर सकता हूं? ये भी फिक्स, ये भी फिक्स, ये भी फिक्स, इसको मैं नहीं कर सकता। कैसे करेंगे? किसको, जिस चीज को लिमिटेड कर दें? नहीं, अवेलेबल तो है ना, अवेलेबल तो है। इनको बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगी ना, इसको कम करेंगे तो प्रोडक्शन कम होगी, तो ये फिक्स तो हम इसको नहीं कर सकते।
ये तो हमेशा वेरिएबल है। अच्छा सुन ले, ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हो सकते हैं लेकिन कभी फिक्स नहीं हो सकते। वेरिएबल होंगे तो क्या होगा? लॉन्ग रन। फिक्स होंगे तो क्या होगा? हो ही नहीं सकते। फिक्स तो सारे हो ही नहीं सकते। अच्छा, एक वेरिएबल बाकी सारे फिक्स, एक फिक्स बाकी सारे वेरिएबल। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चले, प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन में हो तो हम इसको नाम देते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और यही प्रोडक्शन फंक्शन अगर हम लॉन्ग रन में इसको डिस्कस करें तो इसको हम नाम देंगे रिटर्न्स टू स्केल। यहाँ तक कुछ बात समझ आई? हमने अभी लॉ दोनों नहीं पढ़े, लेकिन आपको जो है ये प्रोडक्शन फंक्शन और ये इनपुट और आउटपुट और कैसे ये बिहेव करते हैं, कैसे हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, किस केस में इंक्रीज कर सकते हैं, इन शॉर्ट रन में या लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में करेंगे तो कितना कर सकते हैं, करेंगे तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कम होगी, और लॉन्ग रन में अगर इसको करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी, या नेगेटिव में या कांस्टेंट रहेगी। हो गया क्लियर? अब देखते हैं, अब चलते हैं। अगर ये सब क्लियर हो गया ना, ये आपकी बाएं हाथ की गेम है। लॉ कौन सा पढ़ रहे हैं अभी? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या पढ़ा हमने वेरिएबल प्रोपोर्शन में? अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, ये शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है, लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है? शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट। ये तो नहीं बोलेंगे शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट कैसे? इसमें कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड होंगे और कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल। अच्छा, फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी होते हैं, ये ले फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और वो लैंड। ठीक है, यहां पे मैं कुछ और भी लिख सकता था, क्या? कैपिटल भी लिख सकता था, मैं एंटरप्राइज भी लिख सकता था। वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर हमेशा 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 वेरिएबल होगी। ठीक है, लॉन्ग रन में भी और शॉर्ट रन में भी। लॉन्ग रन में तो सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल है। ओके, फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन कौन से होते हैं? नहीं, फिक्स होते कौन से हैं? जो फिक्स होते हैं, जो चेंज नहीं होते, जो फिक्स होते हैं। फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन वो जो फिक्स होते हैं। ये देखो 1 आपके आसानी के लिए 1। ठीक है, ये सारे फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन। अब वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन, ये कौन से फैक्टर प्रोडक्शन है? जो चेंज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट। किसने का टाइम? वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन वो विद रिस्पेक्ट टू जो आउटपुट चेंज हो। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ये ना लिखता और आपसे पूछता मुझे बताएं ये कौन सा लॉ है, तो आप मुझे बता सकते थे? कैसे? अगर मैं ये भी ना लिखूं तो फिर आप मुझे बता सकते हैं सर कि यहाँ पे ये फिक्स्ड है और ये वेरिएबल है। अगर नीचे ये कुछ भी ना लिखा होता और ऊपर वाला भी ना होता, सिर्फ ये इतना हिस्सा होता, फिर आप बता सकते थे? क्योंकि सर जिस लॉ में फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दोनों आ रहे हो तो ये शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? आगे चले। टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। हमने पढ़ा कि जब वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन को यानी इनपुट को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? प्रोडक्शन बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी। ये प्रोडक्शन एक्चुअली क्या है? आउटपुट है। टोटल प्रोडक्शन है, ये आउटपुट है। ये भी प्रोडक्शन है, मार्जिनल प्रोडक्शन, और ये भी प्रोडक्शन है, एवरेज प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन कौन सी होती है? एडिशनल प्रोडक्शन। एडिशनल, एक यूनिट की वजह से एडिशनल हमने कितनी प्रोडक्शन की है। और एवरेज प्रोडक्शन
हाँ टोटल से, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। चलें जी, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं पहले। ये हमारे कौन से साहब, बाबर आजम, कितने मैचेस खेले, नंबर ऑफ इनिंग्स बताएं जी, नहीं पता, 100। टोटल स्कोर बताओ, शाबाश। टोटल स्कोर 2000 कर लें, 500 करेंगे तो क्या होगा, मैं कहता हूँ 5000। 5000 ठीक है, 5000 ठीक है। आप मुझे एक मैच का बता सकते हैं एवरेज, इस एक मैच को एवरेज कहते हैं, कैसे कैलकुलेट किया आपने? टोटल स्कोर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स, या टोटल इनिंग्स भी लिख सकते हैं आप। 5000 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 50 पर इनिंग या पर मैच, ठीक है। हर मैच में वो 50 स्कोर कर रहे हैं, क्लियर। चलें अब बताएं, अगले मैच में मैच नंबर कौन सा होगा? 101। अगले मैच में बाबर आजम का स्कोर, ये क्या है, इनपुट है ना, आउटपुट देखें, आउटपुट देखें। अगले मैच में बाबर आजम का स्कोर था अगले मैच में बाबर आजम का स्कोर है, चलें अगले मैच में बाबर आजम भाई का स्कोर है, पॉसिबल है? अगले मैच में बाबर आजम भाई का स्कोर है, पॉसिबल है? अगले मैच में बाबर आजम भाई का स्कोर है, आउट ऑफ फॉर्म हो गया, आउट ऑफ फॉर्म हो गया, हमेशा तो नहीं चलेंगे 50 पे। ये जो 5000 आया है, क्या हर मैच में 50 कर रहे थे, या किसी में 70, किसी में 30, किसी में 20, किसी में 80, ऐसे था ना? एक मैच में सेंचुरी कर रहे हैं और एक में 0 कर रहे हैं, एवरेज इनका ऐसे निकला है। और मार्जिनल हर मैच के बाद, हर मैच में जो स्कोर उन्होंने किया वो मार्जिनल है, हर मैच में। एडिशनल एक मैच 55, फिर एक मैच 60। कहाँ पे? जी, तो क्या पहले क्या लिखूं, पहले कौन सा कैलकुलेट करूं? आप इन तीनों में से कोई भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, अपनी आसानी के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे बताया 1 और 1 11। इसका मतलब ये है कि इनिशियली जब मैं इनपुट को इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, आउटपुट बढ़ेगी, और मजीद अगर मैं इनपुट को इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, हो सकता है कि डिक्रीज हो, और फिर नेगेटिव जो है वो वैसे हम ले जाते हैं। चलें देखते हैं इसको, पहले क्या, किसी कुछ भी हमने ऐड नहीं ना किया, कुछ भी ऐड नहीं किया, ये तो नहीं कर सकते ना, इसको तो ऐड नहीं कर सकते, क्यों सर, ये तो है फिक्स है, ये तो लैंड है, हम 0.1 एकड़ को साथ मिला दें, नहीं पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हाँ हम लेबर जो है वो बढ़ा सकते हैं, सर पहले कोई मजदूर नहीं है तो भाई प्रोडक्शन भी तो कोई नहीं है, अब ये क्या काम करेगा प्रोडक्शन। पहले प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन जब लोग ज्यादा हो गए अब वो काम नहीं कर रहे, अब वो आपस में बातें कर रहे हैं, फिर
और ज़्यादा करें, भाई लड़ाइयाँ शुरू हो गई, बैठे हुए सारे, चलें जब मालिक आएगा देख लेंगे। जी सर पाट दिया, ये लो, हाँ देने के लेने के देने पड़ गए, ठीक है ना। यहाँ से तो कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, क्या आ गया? हमने जैसे जैसे हम लेबर को या वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन को ऐड कर रहे हैं फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन में, तो क्या हो रहा है? इनिशियली मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है एंड देन नेगेटिव में जा रही है। पहले मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है एंड देन नेगेटिव में जा रही है। उधर ही रखें सर, पहले मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ये इंक्रीज है, और ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, और ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव में। टोटल प्रोडक्शन क्यों जीरो? क्यों सर? मार्जिनल नहीं है तो जीरो है ना, तो बंदा भी कोई नहीं है, तो कौन प्रोड्यूस करेगा? खलाई मखलूक आएगी? नहीं। अब बताएं, 1+2 नहीं, 1+2 ये टोटल प्रोडक्शन है। दूसरे की वजह से मार्जिनल कितना प्रोड्यूस हुआ है? दूसरे की वजह से मार्जिनल कितना प्रोड्यूस हुआ है? दूसरे की वजह से मार्जिनल कितना प्रोड्यूस हुआ है? ये दिया है ना प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन तो ये है ना, मार्जिनल प्रोडक्शन। एडिशनल प्रोडक्शन तो ये है ना, एडिशनल प्रोडक्शन को 55 ऐड करेंगे ना हम इसके साथ, इसमें 55 ऐड करना है ना, तो फिर ये बनेगा अगले मैच का स्कोर, टोटल स्कोर। अब जी बताएं, आप टोटल स्कोर बताएं। तीसरा बंदा आया, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी मजीद बढ़ गई, कितने से बढ़ी है? 3 से बढ़ी है। कितने से बढ़ी है? 3 से बढ़ी है। 3 से जब बढ़ी तो टोटल कितनी बढ़ गई? चौथा बंदा आया, प्रोडक्टिविटी कम हो गई, कितने से कितनी हो गई? अच्छा मुझे ये ना बताएं कितने से कम हुई है, मुझे ये बताएं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है कितनी? 2। और टोटल प्रोडक्टिविटी कितने से बढ़ी? ये ध्यान में रखिएगा, टोटल प्रोडक्टिविटी कितने से बढ़ गई? ये प्रोडक्टिविटी टोटल बढ़ रही है। ये ना कहिएगा कि सर ये डिक्रीजिंग रिटर्न है तो टोटल प्रोडक्टिविटी कम हो गई, नहीं, एडिशनल प्रोडक्टिविटी कम हुई है। ये मैंने इसलिए मार्जिनल के साथ लिखा हुआ है डिक्रीज, एडिशनल मार्जिनल, यानी इसके नहुसत की वजह से पहले जो 3 हम प्रोड्यूस कर रहे थे अब वो प्रोडक्शन कम हो गई, तो जब ये प्रोडक्शन कम हो गई तो बताएं टोटल स्कोर बाबर आजम का कम होगा ज्यादा होगा? टोटल में कम ऐड होगा ना, अब टोटल में कम ऐड करो, चलें करवाएं फिर। किसी को कोई मसला, कोई परेशानी? अभी मैंने आपको लॉ नहीं पढ़ाया, कोई स्टेटमेंट कुछ भी नहीं, मैंने इनपुट को इंक्रीज करना था, सॉरी मैंने आउटपुट को इंक्रीज करना था, तो उसके लिए मैंने पहले इनपुट को इंक्रीज किया और देखा कि वाकई क्या आउटपुट जो है वो हमारी बढ़ रही है। यहाँ तक क्लियर? कुछ पूछना, कोई सवाल, कोई परेशानी नहीं है, आगे चलें। हमने बिल्कुल ये जरूरी क्यों नहीं है? जरूरी। मैं एक और एग्जांपल से आपको वो कॉन्सेप्ट दूसरी तरफ में नहीं लेके जाऊंगा। चलें आप मुझे बताएं, आप रोजे में इफ्तारी में आपको प्यास लगी है, सख्त प्यास लगी है, कितने गिलास पानी पी सकते हैं? 1, 2, 3 पी सकते हैं ना? 4, 500 गिलास भी पी लेंगे, जामे शरीया तो 500 गिलास भी पी लेंगे, है ऐसे कि नहीं? मैं आपको 6ठा गिलास पिला रहा हूँ, 7वां पिलाया मैंने, 8वां भी पिला दिया मैंने। बताएं जी, आपकी प्रोडक्टिविटी अभी भी बढ़ेगी या प्रोडक्टिविटी कम होगी?
अभी आपका हाथ ऐसे उठेंगे, अभी आप आके हाथ सर सर, मैं कहूँगा नहीं और पी। जब मैं नोवा 10वां ग्लास पिलाऊंगा ना, तो फिर मुझे आपको लेके जाना पड़ेगा। मेरा नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? कितने की एक्स्ट्रा? हाँ, यही तो हमने देखना है कि कहाँ तक हमने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहाँ तक बढ़ानी है हमने। और फिर हमने ये भी देखना है हमने कहाँ पे अपनी प्रोडक्शन स्टॉप करनी है। ये भी देखना है कि मैंने 5 लेबर फिर लगाने हैं या मैंने 2 लगाने या 7 लगाने हैं। यही तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ शॉर्ट रन में। आउटपुट तो बढ़ेगा, आउटपुट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है ना। बाबर आजम का टोटल स्कोर तो हमेशा बढ़ेगा, टोटल स्कोर पे तो कोई मसला नहीं है। आपको ये सवाल यहाँ पे होना चाहिए, सर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैसे कम हो रही है। आप ये पूछें, ये ना पूछें ये क्यों, क्योंकि जब उसने 2 स्कोर करेंगे तो 2 से बढ़ेगा टोटल स्कोर, 1 करेंगे तो 1 से बढ़ेगा, कुछ भी नहीं करेंगे तो नहीं बढ़ेगा। और ये आपने देख लिया कि नहीं बढ़ा टोटल स्कोर, है कि नहीं। आप कोई सवाल पूछे कोई मसला नहीं। टोटल प्रोडक्ट सर नेगेटिव में जा सकता है? कभी नहीं जा सकता, कभी नहीं जा सकता। आपने जूते किसके पहने हुए हैं? मुझे इतना बता दें, आपने जूते किसके पहने हुए हैं? जब आपके 2 दिन जो है वो आपके घर कम पैसे आएंगे, तीसरे दिन घर वाले क्या कहेंगे? जी ये जवाब है, ठीक है। तो अगर पैसे कम आते हैं तो हम कहते हैं कि क्यों हम इन्वेस्ट करें मजीद, क्यों हम किसी और बंदे को लगाएं यहाँ पे। जब आपने देखा पहले दिन आए मजदूर ठीक काम कर रहे थे, दूसरे दिन आए दूसरी दीवार भी हो गई थी, तीसरे दिन आए तीसरी दीवार भी हुई थी, चौथे दिन आए तो आपने देखा 2 उधर पड़े हुए हैं 2 इधर पड़े हुए हैं मजदूर। 5वें दिन आए, आपने कहा क्या कर रहे हैं? चाय पी रहे हैं, करते हैं वो वहां के उधर ही। और आपने देखा नीचे जो है वो फर्श पे गंद फैला हुआ है, हाँ जी, और अगले दिन उसकी जगह पे खून है। ये तो वैसे एक एग्जांपल है, लेकिन प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, कोई जवाब? हाँ जवाब है सर। ठीक है सर, पॉज कीजिएगा। चलें जी, अब निकलवाएं बाबर आजम का एवरेज। 0 क्यों सर? प्रोडक्शन ही 0 है तो फिर इसलिए 0। जब वो खेले ही नहीं है तो फिर जी। नेक्स्ट फॉर्मूला आपने ये लगाया, फॉर्मूला ये लगाया, बिल्कुल शाबाश, ठीक है जी। टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्ट और टोटल लेबर, टोटल प्रोडक्ट और टोटल लेबर। टोटल प्रोडक्ट ये है और टोटल लेबर ये है। यस, टोटल प्रोडक्ट ये है, टोटल लेबर, लेबर चूंकि ये है ना तो इसमें तो फिक्स आ ही नहीं सकता जी। टोटल प्रोडक्ट 3 और 2 कितना? 1.5। नेक्स्ट टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय 2, नेक्स्ट क्या होगा? 8/4, 9/5, 1.9/6, 1.5, 8/7, 1.14। सर एवरेज प्रोडक्ट क्या नेगेटिव हो सकती है? चले शाबाश बताएं। क्यों नहीं सर? जब ये टोटल है तो टोटल तो हमेशा बढ़ेगा ना। टोटल जब बढ़ेगा तो जब ऊपर वाला हिस्सा बड़ा होता है और नीचे वाला छोटा होता है तो फिर आंसर हमेशा 1 से ज्यादा आता है, ठीक है। यानी ये जो है प्रोडक्टिविटी इससे हमेशा ज्यादा होगी, इससे हमेशा ज्यादा होगी, तो इसलिए ये माइनस में नहीं जाएगा। और इसी तरह जैसे आपका सवाल था सर ये तो टोटल प्रोडक्ट भी नेगेटिव में चला जाएगा, तो क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? आप क्यों जो है वो ये अपना लॉस होने देंगे? आप तो यहाँ पे ही प्रोडक्शन स्टॉप कर देंगे। सर इससे आगे नहीं जाना मैंने, लेबर को फारिग करो, जिसकी वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी एक तो यह कि हो ही नहीं रही और भी कम हो गई, लॉस में जा रहा हूं, तो मैं क्यों इसको रखूं, मैं इसको क्यों रखूं? ठीक है, अब पढ़ते हैं इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। चलिए कीजिएगा ऑन।
हमने क्या करना था, आउटपुट को बढ़ाना था, हमने प्रोडक्शन को बढ़ाना था। तो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, इनपुट बढ़ाएंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जितनी इनपुट बढ़ाएंगे क्या उतने से ही प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? नहीं सर बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, सर बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो फिर कैसे बढ़ेगी प्रोडक्टिविटी, कैसे बढ़ेगी फिर? इनिशियली वो इंक्रीज होगी हमने देखा, और फिर फर्दर इसको इंक्रीज करेंगे तो वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है, शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है ये हमने उधर ये लिखा हुआ सामने, शॉर्ट रन का ये कॉन्सेप्ट है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या क्या कहता है, हाउ प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन फिक्स्ड फैक्टर प्रोडक्शन, नहीं वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन, क्योंकि शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं और कुछ फिक्स्ड होते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन नंबर 1 2 3, ये देखें क्या है ये 1 2 3। इफ मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन 0 1 2 3 4 5 आर एडेड टू फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन, और ये 1 2 3 4 5 क्या था, लेबर थी ना। फैक्टर फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन में ऐड कर रहे हैं, वो क्या है, लैंड, आप उधर देख सकते हैं। देन क्या होगा, क्या हुआ फिर, क्या हुआ, क्या हुआ सर इधर ले आइएगा, क्या हुआ ये देखें, क्या हुआ जब हमने फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन में इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, ये नहीं किसी को भी ऐड नहीं किया, और जब फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन में हमने वेरिएबल को ऐड किया तो क्या हुआ, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। जब मजीद हमने वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन को ऐड किया किसमें, फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन में, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और भी इंक्रीज हो गई। और जब मजीद हमने वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन को ऐड किया तो आपने देखा कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और बढ़ गई। ऐसे हुआ कि नहीं हुआ? और फिर इस पॉइंट के बाद जब हमने यहाँ पे और फैक्टर प्रोडक्शन को ऐड किया तो हमने उसका अजीब तरह का बिहेवियर देखा। उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बजाय इसके कि इंक्रीज हो, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम हो गई। मैं टर्म मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यूज कर रहा हूं, टोटल नहीं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो गई। मजीद हमने एक और ऐड किया तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और कम हो गई। वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन को ऐड कर रहे हैं किस में, फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन में, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। वो पॉइंट जहां पे हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में जहां पे हम वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन को ऐड कर रहे हैं किस में, फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन में, इनिशियली मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज। इसको हम क्या नाम देंगे, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। सो ऑफिशियली आप इसको नाम दे दें कि ये जो एरिया है ये है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। इफ मोर, ये जो है लाइन तीनों के साथ है, इफ मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन आर एडेड टू फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, एक पॉइंट के बाद, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, एक पॉइंट के बाद मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन विल डिक्रीज। इसको ऑफिशियली क्या नाम दे, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। If more and more variable of factor production are added to fixed factor production after reaching an optimal point, marginal productivity of production will become negative. इसको नाम दे दें law of negative return, law of negative return। कुछ समझ आया? नहीं आया ना, नहीं आया। जब तक आपने ग्राफ ड्रा नहीं किया तब तक आपको समझ नहीं। अरेज करूं, नोट करना है किसी ने? क्या करना है अब, ग्राफ बनाना है। किसका, डिमांड का, सप्लाई किसका, प्रोडक्टिविटी का, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन।
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और आपने देखा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कितने फेजेस हैं? 3। मैं स्केल लेकर आया हूँ, जरा अच्छी सी डायग्राम बने। लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न को बिल्कुल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी कहते हैं। डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग यहां पे क्या लिखूं? और इधर प्रोडक्टिविटी। बताएं जी, पहले क्या था? हम क्या कर रहे थे? अब मैं इसको लेबल नहीं कर रहा, मैं इसको लेबल नहीं कर रहा, और आपने वैसे भी नहीं करना, आपने ड्रॉ थोड़ी करना है पेपर में। जी बताएं, पहले कौन सा करूं? पहले कौन सा ड्रॉ करूं कर्व? पहले कौन सा कर्व ड्रॉ करूं? मार्जिनल। मार्जिनल, चूंकि हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं मार्जिनल का, तो पहले मार्जिनल का करते हैं। उधर भी टेबल के अंदर भी हमने सबसे पहले मार्जिनल को लिखा था। जी बताएं, पहले मार्जिनल इंक्रीजेस और फिर डिक्रीजेस एंड देन नेगेटिव। मार्जिनल को क्या करूं सर? इंक्रीज करें पहले और फिर डिक्रीज एंड देन नेगेटिव। ये है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। पहले क्या किया मैंने? इसको इंक्रीज किया और फिर डिक्रीज एंड देन नेगेटिव। कुछ भी ना करें आप, मुझे इसका नाम बता सकते हैं। ये है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। कैसे? कि सर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है आफ्टर सर्टेन पॉइंट, if more and more variable factor production are added to fixed factor production, marginal productivity will decrease। तो इसको हमने क्या नाम दिया था? लॉ ऑफ डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग रिटर्न। क्योंकि डिक्रीजिंग की टर्म आपके लिए आसान है, इसलिए मैं ये यूज कर रहा हूँ। अच्छा, इफ मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन आर एडेड टू फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन, 10 की बजाय मैंने इस कमरे में 20 बंदे लगा दिए, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी विल आफ्टर एन ऑप्टिमल पॉइंट क्या होगा? नेगेटिव। तो इसको हम क्या नाम देंगे? प्यार से हमने इसको लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न का नाम दिया था। ठीक है, क्लियर? टोटल प्रोडक्शन। चलें, उसके बाद मार्जिनल के बाद हमने टोटल प्रोडक्शन किया था। टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, बढ़ेगी बिल्कुल बढ़ेगी। आंखें बंद करें आप, आंखें बंद करें। जब मैं कहूँगा तब आपने खोलनी, आंखें बंद करें। देखा तो नहीं आपने कुछ? बिल्कुल ठीक है, शाबाश। जल्दी बताएं अब क्या करूं? नहीं, आपने तो नहीं देखा मैंने क्या किया। आपकी तो आंखें बंद थी, आपकी आंखें बंद थी। ये क्या हो रहा है? हाँ जी, देखें बाबर आजम का पहले स्कोर 50 है, यहाँ भी 50 होगा। ये देखें 50 है ना, ये देखें इसके बिल्कुल उसके ऊपर है। अब जैसे दूसरी इनिंग के लिए भाई आ रहे हैं, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, लेकिन टोटल पहले इनिशियल इतना, फिर उसमें मार्जिनल ऐड हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बता सकते हैं कि इसके बाद तो ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव जा रही है, तो ये क्यों ऊपर जा रही है? सर ये मार्जिनल जो, ये तो मार्जिनल है, ये तो एडिशनल है। एडिशनल तो कम हो सकती है, लेकिन टोटल कैसे कम होगा? टोटल तो जब जीरो होगा तो फिर हम कहेंगे ये पॉइंट है, और जब ये नेगेटिव में जा रही है, ये देखें, तो फिर हमने भी टोटल को कम कर दिया, हमने भी टोटल को कम कर दिया। अब क्या करना है? वैसे आपको पता है मैंने क्या किया था? आपको पता है जब आंखें बंद थी मैंने क्या किया? डॉट नहीं, मैंने अपनी जिंदगी आसान बनाई थी। मैंने प्रोडक्टिविटी 0 पे इसको मैक्सिमम रखा है, इसको मैक्सिमम रखा है, क्योंकि मैंने टेबल में देखा था। जी हाँ, देखने वाली आंख होनी चाहिए, आप गौर नहीं करते। जी बताएं क्या करूं? अब एवरेज प्रोडक्ट कैसे ड्रॉ करूं?
अच्छा मुझे आप बता सकते हैं कि एवरेज प्रोडक्ट जो है वो मार्जिनल से कम होगा ज़्यादा होगा? कैसे, क्यों कम होगा? डिवाइड होता है, बिल्कुल ठीक है। ये टोटल की तरह नहीं होता, ये बल्कि उसके हाफ होगा, हाफ हो जाता है। पहले शुरू में तो ये इक्वल नहीं होंगे, 50 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 50। दूसरे मैच में उन्होंने 50 स्कोर किया, तीसरे मैच में हो सकता है ज़्यादा किया हो, जैसे ये। तो ये ऐसे बनेगा एवरेज प्रोडक्ट, क्योंकि जब टोटल माइनस में नहीं ना जा रहा तो ये एवरेज प्रोडक्ट भी कभी नेगेटिव में नहीं जाएगा, तो ये भी कभी नेगेटिव में नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, ये टोटल के हिसाब से, क्योंकि हम टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मैचेस वो देखते हैं, तो ये भी कभी नेगेटिव में नहीं जाएगा, ये हमेशा पॉजिटिव में होगा एवरेज, क्योंकि टोटल ज़्यादा है ना, हमेशा पॉजिटिव है ये। तो जब ऊपर से ऊपर जो है वो नॉमिनेटर फिगर बड़ी है और डिनोमिनेटर में छोटी है तो एवरेज प्रोडक्ट भी पॉजिटिव मोर देन 1, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लें, एवरेज प्रोडक्ट को ये बिल्कुल मैक्सिमम पे इंटरसेक्ट करेगा मार्जिनल, यानी एवरेज मार्जिनल प्रोडक्ट जहाँ पे एपी के इक्वल है तो उस पॉइंट पे एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम है, एवरेज प्रोडक्ट वहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है। क्या आपने सीखा इससे? मैंने क्या सिखाया इससे आपको? क्या सीखा है आपने इससे? क्या ड्राइव किया आपने इससे? आपने इससे क्या ड्राइव किया है? जी नहीं, एमपी एंड मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट। बताएं जी, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो अगर मार्जिनल प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव हो, नहीं इंक्रीज नहीं, पॉजिटिव, अगर ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव है तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग, टीपी इंक्रीजिंग। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट 0 तो टीपी मैक्सिमम, किस पॉइंट पे? टीपी 0 है ना, ये इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है और ये भी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीजिंग है। कोई ये ना कहे सर ये तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीजिंग, हाँ बिल्कुल है डिक्रीजिंग, लेकिन मैंने कहाँ लिखा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? मैंने तो पॉजिटिव लिखा है, इस पॉइंट के ऊपर तो ये पॉजिटिव है ना, इस एक्सेस से ऊपर ये पॉजिटिव है, चाहे इधर है चाहे इधर है चाहे इधर है, और इसके ऑन एक्सेस ये 0 है, तो उस वक्त टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम। और अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव है तो टीपी इधर इंक्रीजिंग और इधर डिक्रीजिंग। जी क्या करूं? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पहले क्या कर रही है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हम देखेंगे, जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज्यादा है एपी से, हम बिहेवियर देखते हैं एवरेज प्रोडक्ट। जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज्यादा है एवरेज प्रोडक्ट से तो बताएं एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीजिंग, ये देख रहे हैं आप, जब मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट है और ये है एवरेज प्रोडक्ट, जब मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा है एवरेज प्रोडक्ट से तो एपी इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग है ना, एम पी इक्वल टू ए पी, बताएं ए पी एट मैक्सिमम। और जब एम पी कम है ए पी से तो बताएं जी ए पी डिक्रीजेस, और ये कौन सा फेज है? जब एम पी कम है ए पी से तो ए पी डिक्रीजेस, इस पॉइंट के बाद ये कम है ना तो ए पी क्या हो रहा है, इसके बाद मैं इसको डिक्रीज कर रहा हूँ। किसी को कुछ ना समझ आए हो? सब अच्छा है? सर पॉज कीजिएगा।
चलें जी, ये क्लियर हो गया। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कोई सवाल नहीं है, आगे चलें। ये कौन सा कॉन्सेप्ट था? शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद लॉन्ग रन। अच्छा, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लॉन्ग रन में सारे वेरिएबल होते हैं, सारे वेरिएबल होते हैं। वो जो आपने मुझसे 5 साल का टाइम मांगा था, सर 5 साल दे दें, मैं 7 वाले की ज़मीन खरीद लूँ, फिर मैं अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकता हूँ। चलें, वो 5 साल गुजर गए, आपने अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज की। चलें इसको देखते हैं। लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है। मैं दोबारा ये नहीं बना सकता टेबल, तो हम इधर से देख लेते हैं। आप उधर बैठ जाएं, लाइट्स ऑफ कीजिए। आगे वाली लाइट्स ऑफ कीजिए। ठीक है। ये क्या है? और ये टोटल मार्जिनल एवरेज नहीं है, एवरेज नहीं है। अब देखें, लैंड फिक्स्ड सर लॉन्ग रन है ये, सर ये लॉन्ग रन है। यहाँ पे सारे फैक्टर प्रोडक्शन वेरिएबल, इसलिए तो ये 1 2 3 4 5 6 है। ये तो है वेरिएबल, ये तो कभी फिक्स हो ही नहीं सकता। 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब क्या करना है बताओ जी, बताओ। मार्जिनल करते हैं, ऐड किया तो मार्जिनल रिटर्न टू स्केल 1 2 3 3 2 1। ये -1 क्यों नहीं है? ये -1 क्यों नहीं? लॉन्ग रन क्यों नहीं है? सॉरी -1 क्यों नहीं है? कर दें, और कर दें 7 कर दें, 7 और 7 करें, शाबाश। नहीं जा सकता ना, नहीं जा सकता ये लॉन्ग रन में, ये नहीं जा सकता। बस इतना ही करना है आपने। आपसे पेपर में नहीं पूछेगा, वैसे मैंने पूछा, परेशान नहीं होना, ठीक है? तो जी बताएं, टोटल कैसे फाइंड करते हैं आप? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से 3 + 3 9 2 11 + 1 12। दोबारा वहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है इसको? ये समझ लिया आपने? ये तो सिर्फ आपको दिखाना था, समझाना नहीं था। वो मैंने समझाया जो है वो टेबल से, वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हो गया। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में डायरेक्ट जो है वो इसके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से समझाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट है, वो था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन का। ये कॉन्सेप्ट है लॉन्ग रन का। इसमें हम क्या देखेंगे? वही सर जो उसमें देख रहे थे, हमने आउटपुट ही बढ़ाना था ना। आउटपुट इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन, ड्यू टू इंक्रीज इन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वहां पे क्यों वेरिएबल लिखा हुआ था? क्योंकि सर वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन, अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कुछ फैक्टर प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं और कुछ फैक्टर प्रोडक्शन फिक्स्ड होते हैं। तो वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन को जब हम ऐड करते हैं फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन में, तब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कभी इंक्रीज, कभी डिक्रीज और कभी नेगेटिव में। लेकिन यहाँ पे चूंकि सारे के सारे फैक्टर प्रोडक्शन वेरिएबल हैं, तो देखते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। इफ वी इंक्रीज all factors of production, if we increase all variable factor production, all variable, मुझे पता है कि मुझे सारे वेरिएबल हैं, बोलने तो मुझे बिल्कुल ठीक है। all variable factor production, if we increase all variable factor production, if we increase all factor production, जब increase all के साथ आ गया ना तो सारे के सारे वेरिएबल हो गए। हमने सारे के सारे प्रोडक्शन को इंक्रीज किया, ये नहीं फिक्स्ड को भी इंक्रीज किया, वेरिएबल को भी इंक्रीज किया। आपने देखा कि वहां पे लैंड भी इंक्रीज हो रही है और लेबर भी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स, इंक्रीज इन लैंड, इंक्रीज इन लेबर, इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन एंटरप्राइज, इंक्रीज इन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू मोर देन प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन आउटपुट। 10% से इंक्रीज करेंगे तो ये 10 से ज्यादा परसेंट से अगर इसमें इंक्रीज है, 10 से
ज्यादा परसेंटेज से अगर उसमें इंक्रीज आए तो इसको हम क्या नाम देंगे? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। फैक्टर प्रोडक्शन को कितने से इंक्रीज किया? 10 से। और आउटपुट, आउटपुट को हमने इंक्रीज करना था ना, आउटपुट कितने से इंक्रीज हुई है? 15% से। तो मुझे बताएं इसको हमने नाम क्या दिया? इसको छोड़ दें, ये क्या लिखा हुआ? नंबर 2 इंक्रीजिंग, वहां पे क्या था? इंक्रीजिंग वहां पे इंक्रीजिंग रिटर्न नहीं था, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न था। यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, यहाँ पे स्केल की टर्म है, वहां पे उसके साथ स्केल नहीं लिखा हुआ था। इफ यू इंक्रीज ऑल फैक्टर प्रोडक्शन, और इसकी वजह से क्या हो, जब सारे फैक्टर प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स 10% से लीड्स टू प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन आउटपुट। प्रोपोर्शनल इंक्रीज 10%। प्रोपोर्शनल का मतलब एक जैसा, सेम। मोर देन प्रोपोर्शनल का मतलब उससे ज्यादा, 10% से। तो इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम क्या नाम देंगे? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। यानी कांस्टेंट, वही सेम वही है, जैसे जो प्रोडक्टिविटी पहले थी अभी भी उतनी ही प्रोडक्टिविटी है। यानी फॉर एग्जांपल पहले आप प्रोडक्शन कर रहे थे 100, और अभी भी जब आपने इनपुट को इंक्रीज किया है तो अब आप प्रोडक्शन कितनी कर रहे हैं? 100 नहीं कर रहे, 110 कर रहे हैं, क्योंकि 10% से तो आपने इनपुट को इंक्रीज किया है। इफ इंक्रीज ऑल फैक्टर प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, सबको हमने इंक्रीज किया 10% से, लेकिन क्या हुआ कि आउटपुट कितने से इंक्रीज हुई? नहीं, आउटपुट लीड्स टू लेस देन प्रोपोर्शनल इंक्रीज। लेस देन प्रोपोर्शनल, इसमें जो इंक्रीज आया वो सिर्फ 5% है। इनपुट ज्यादा, आउटपुट कम, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है। और मैंने कहा था कि हम इनपुट कम चाहते हैं और आउटपुट ज्यादा चाहते हैं, ऐसी है ना? तो मुझे बताएं इस केस में आप क्या चाहेंगे कि किस फेज में आप रहें? इंक्रीजिंग रिटर्न या कांस्टेंट रिटर्न में भी? कांस्टेंट रिटर्न में भी आप चाहेंगे लॉन्ग टर्म में, क्योंकि लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको ना भूलिएगा, क्योंकि हमेशा फर्म चाहती है कि वो लॉन्ग टर्म में जो है वो हाँ कांस्टेंट रहे और अच्छा प्रॉफिट कमाए। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में तो इंक्रीजिंग भी और डिक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है उसमें। यहां तक बात समझ आ गई? इसमें और क्या है? ग्राफ या डायग्राम देख लें, देख लें। ऊपर वाली जो है वो इफ ऑल फैक्टर प्रोडक्शन, सॉरी ठीक है, बल्कि इफ ऑल फैक्टर प्रोडक्शन आर इंक्रीजिंग एंड इंक्रीज इन फैक्टर प्रोडक्शन 10% से, इंक्रीज इन फैक्टर प्रोडक्शन लीड्स टू मोर देन प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन आउटपुट 15%, तो वो क्या होगा? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इसका मतलब आउटपुट ज्यादा। if we increase all factor production and increase in factor of production 10%, for example, leads to proportional increase in output, constant return to scale। अगर हम all factor production को increase करें और resultantly factor production 5% से increase करें तो ये decreasing return to scale है, decreasing return to scale। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कॉस्ट का बिहेवियर, तो आप कैसे बताएंगे? क्या आप कैसे कहेंगे कि if we increase all factor production by 10% and cost decrease, पहले शुरू में जब प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट का इनवर्स रिलेशनशिप है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो कॉस्ट कम होगी। प्रोडक्टिविटी ऐसे ही बढ़ती है ना कि जब हमें कम कॉस्ट पड़ती है तो प्रोडक्टिविटी हमारी ज्यादा होती है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो कॉस्ट कम हो जाएगी। इफ वी इंक्रीज ऑल फैक्टर प्रोडक्शन एंड इंक्रीज इन कॉस्ट, ये डिक्रीज इन कॉस्ट है, डिक्रीज इन कॉस्ट है, इंक्रीज इन कॉस्ट होगा?
कॉस्ट शुरू में डिक्रीज होगी, कॉस्ट शुरू में डिक्रीज होगी, और वो जो डिक्रीज है वो ज्यादा है किससे? इंक्रीज इन इनपुट से। तो इसको हम क्या नाम देंगे? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। देख लें कॉस्ट के साथ भी, देख लें कॉस्ट का बिहेवियर। ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल पढ़ते हैं, ये इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है? यहां तक बात क्लियर? और अगर इंक्रीज इन कॉस्ट, सॉरी इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन 10% से, और कॉस्ट भी 10% सेम हो गई कांस्टेंट, और अगर कॉस्ट बढ़े ज्यादा हो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल किसे कहते हैं? ये टर्म इसके साथ लिखी हुई थी ऊपर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं जब प्रोडक्शन लॉन्ग रन में लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे हमें एवरेज कॉस्ट हमारी कम हो, यानी एवरेज कॉस्ट कम पड़े, तो इसको हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यानी हम लॉन्ग रन में जो है वो प्रोडक्शन कर रहे हैं और हमारी कॉस्ट हमें कम पड़ रही है, तो हम कहेंगे हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे हैं। सर इसकी कोई एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल मैं देख सकता हूँ, चलें जी एक एक एग्जांपल देखते हैं। आप मुझे बताएं, जब आप बाजार जाते हैं, एक चीज़ परचेज करते, एक शर्ट परचेज कर रहे हैं, प्राइस फिक्स होती है, क्या वो कम करता है इसको? नहीं। आप कहते हैं सर थोड़ी मोहब्बत और, वो कहता है मोहब्बत करके तो इधर बैठा हूँ, नहीं तो मेरा तो DHA में था घर, इसलिए तो मैं ये इचरा में बैठा हुआ हूँ, अब इतनी मोहब्बत अच्छी नहीं होती। अच्छा, जब आप कहते हैं सर मैं ना पूरी क्लास के लिए शर्ट परचेज करनी है मैंने, तो वो कहते अच्छा फिर तो अब तो बनती है मोहब्बत, अब तो बनती है मोहब्बत। तो जब आप बल्क में चीज़ें परचेज करते हैं तो कॉस्ट ऑफ परचेज डिक्रीज ड्यू टू डिस्काउंट, फिर आपसे डिस्काउंट उनसे लेते हैं, अकाउंटिंग में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? आपने लोन लिया और आपकी जो है वो कंपनी बहुत बड़ी है, वो फिर आपसे कहते हैं सर मार्केट को हम जो है वो 10% देते हैं, आप ऐसा करें 5% पे ले लें, क्योंकि आप उनसे लोन ज़्यादा ले रहे हैं और ज़्यादा देर तक भी ले रहे हैं, ज़्यादा अमाउंट का भी ले रहे हैं, तो आपको हर साल जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो ज़्यादा देर इंटरेस्ट करना पड़ेगा, वो घर बैठ के जो है वो आपका इंटरेस्ट खा रहे होंगे। स्पेशलाइजेशन इन लेबर, लार्ज स्केल प्रोडक्शन है, 10 साल 100 साल आपके पास, 100 साल तो खैर नहीं, लेकिन 10 साल से आपके पास एक बंदा काम कर रहा है, एक मजदूर 10 साल से काम कर रहा है, उससे पता है कौन सी बीज मैंने कहाँ पे बोनी है, कब इसको पानी देना है, कैसे इसको बाकी एक्सरसाइज करने, उसको बेहतर पता है, ठीक है? तो स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर होगी तो उसका टाइम कम लगेगा, बजाय इसके कि आप अनस्किल्ड लेबर ले आए। अनस्किल्ड लेबर होगी, ये पेंट जो है वो हो सकता है वो कहें कि सर 1 महीने में होगा, अब भाई 2 दिन का काम है 1 महीने में होगा, अब 1 महीने का आपको फिर वो देना पड़ेगा ना, दिहाड़ी देनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, पहले एक आपके पास जो है वो 6-7 बड़ी मशीनें थी, छोटी मशीनें थी, अब आपने उन सारों को रिप्लेस किया एक बड़ी मशीन से। अब चलाने वाले पहले 6-7 थे छोटी छोटी मशीनों को, अब एक बंदा खड़ा है बटन दबाता है बस मशीन चल पड़ती है, अब आके जाके दूसरा काम शुरू कर लेता है अपनी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, 6 मशीनें होंगी तो हाँ हर एक को रिपेयर करना पड़ेगा, हर एक की रिपेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, जब एक मशीन होगी तो एक की मेंटेनेंस कॉस्ट होगी। स्टार्टअप कॉस्ट, बिजनेस को आपने शुरू करना है तो हाँ उस वक्त बस ये याद कर लें, हाँ लॉन्ग रन में जो है ये कम हो जाती है, लॉन्ग रन में ये स्टार्टअप कॉस्ट कम है। कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, मल्टीपल चीज़ें, ये पेप्सी वाले जो हैं वो लेस भी बना रहे हैं, पेप्सी भी है, गोरमे भी है, ये सारी जो है वो एडवर्टीजमेंट एक के साथ कर सकते हैं। नहीं गोरमे नहीं, एक एग्जांपल दी है। और जैसे वो दराज वाले देख लें, मल्टीपल चीज़ें मल्टीपल आइटम जो है वो सेल कर रहे हैं। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये वो थी एडवांटेज, लार्ज स्केल प्रोडक्शन की एडवांटेज थी, यहाँ पे हम पढ़ेंगे एडवांटेज के साथ कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे ना, तो लार्ज स्केल के डिसएडवांटेज कौन सी हो सकती है? हम कहेंगे सर फर्म ग्रोथ तो कर रही है लेकिन इससे कुछ मसले भी होंगे, विच कॉजेज इंक्रीज इन एवरेज कॉस्ट इज आउटपुट इंक्रीजेस, जिससे एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट, हमने कोई चीज़ परचेज करनी, फॉर एग्जांपल छोटी सी मशीन है, हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट बहुत सारे लोग हैं,
हम एक से पूछते हैं, सर वो कहता है चलो ठीक है मैं अगले से अप्रूवल लूँगा, फिर मैं अपने बॉस से अप्रूवल लूँगा, फिर बॉस से अप्रूवल लूँगा, फिर जिस एक्टिविटी के लिए आप कर रहे थे, फॉर एग्जांपल ईद के लिए आपने शर्ट तैयार करनी थी, अब ईद गुजर गई लेकिन आपका जो वो अप्रूव नहीं हो सका। कोऑर्डिनेशन अमंग मैनेजमेंट्स, जब मैनेजमेंट ज़्यादा हो ना तो उसमें लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन का खतरा होता है। इट बिकम डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल वर्क। एक बंदा आपको कहता है आप ये करें, वो भी आपके बॉस है, आपको कहता है नहीं वो छोड़े पहले मेरा काम करें। दूसरा कहता है नहीं मैं उसका बॉस हूँ, आप छोड़ो सब छोड़ो इधर मेरे साथ आओ। स्टाफ एंड अदर ओवरहेड्स, स्टाफ एंड अदर ओवरहेड्स, दूसरे खर्चे और स्टाफ भी ज़्यादा है, एक्सेसिव लेबर आपने इस कमरे में रखी हुई है, उनको आपने पैसे भी तो देने ना। अब जो है वो एसी चल रहा है, अब अगर यहाँ 2 बच्चे बैठे होते मैं कहता उनको यार एसी ना चलाएं, लेकिन परेशान नहीं होना। लेबर अनरेस्ट, ये भी हो सकता है हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हो, हम उनसे कहें 16 घंटे काम ले, फैमिली को क्या टाइम देंगे वो। और अगर हमने बहुत ज़्यादा लेबर कर दी फिर क्या होगा, ये वो पढ़ा है। एंड अमंग एम्प्लॉयज अराइज मोर इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं है, सब अच्छा है, सब अच्छा। चलें जी, इसकी ये अजम्पशन है कुछ भाई कह रहे हैं कि सर ये डिस्कस नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है आपको पता है शॉर्ट रन का, लेबर ओनली वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन, वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन और होमोजीनियस सेम होने चाहिए। अगर ये डिफरेंट हुए तो ये वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन, उसकी वजह से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगी, कि चेंज कैसे होगी, चेंज कैसे होगी, यानी होमोजीनियस का मतलब यह है कि इक्वल एफिशिएंट। ऐसे नहीं होगा कि एक मजदूर जो है वो बिल्कुल फारिग हो और एक स्पेशलाइज्ड हो। पॉसिबिलिटी टू कंबाइन फैक्टर प्रोडक्शन, पॉसिबल हो हम इनको फिट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पेंट करवाना है, हम डॉक्टर को ले आए। कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, कांस्टेंट टेक्नोलॉजी अगर नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, किस चीज़ में चेंजेस होगी, कांस्टेंट टेक्नोलॉजी नहीं होगी, टेक्नोलॉजी अगर बढ़ेगी, कांस्टेंट टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो उसकी वजह से जो ये कर बन रहा था ना, ये कर बन रहा था, यह पता कैसे बनेगा, कांस्टेंट टेक्नोलॉजी नहीं है ना। कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, एक ही बंदा आपने लगाया है, एक बंदा यहां तक काम करेगा फिर थक जाएगा। लेकिन मैंने क्लास में एग्जांपल दी थी, ये भाई काम कर रहे हैं थक गए, हम दूसरे बंदे को ले, वो पहलवान वो थकता ही नहीं है। हमने कहा सर आप इधर से काम शुरू करें, वो इधर चला गया। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी फिर कम नहीं होगी। ठीक है जी, कोई सवाल? सब अच्छा, बिल्कुल ये एमसीक्यूज ऐसे ही आएंगे। इसकी जगह लेबर कर दें, नहीं एक चीज ये देखें ना, कहाँ था, पॉसिबिलिटी टू कंबाइन फैक्टर प्रोडक्शन। ओके, कोई ऐसा काम हो जो आप जो है वो लेबर से नहीं करवा सकते तो फिर आपको मशीन से ही करवाना। जी, कोई सवाल नहीं, सब अच्छा है, चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़।